देखो अब NET 2025 का पहला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। C4H8 is a hydrocarbon named butene। ये समझ आ रहा होगा यहां तक कि ब्यूटीन है आपके पास। अच्छा, वैसे अल्कीन का और साइक्लो अल्केन का, इन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है। यानी अगर अल्कीन का फॉर्मूला आप जानते हो तो दैट इज वेरी सिंपल, CnH2n, ठीक है। और अगर साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला देखो तो वो भी यही होता है। मिसाल के तौर पर अगर C4H8 को साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाना होगा, यानी साइकिल बनाओगे, तो तमाम कार्बन के साथ इस तरह दो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला भी क्या बनकर आ जाएगा, 4 कार्बन के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए, 8 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह इस सवाल का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आपके पास सही आंसर हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला भी C4H8 ही होता है। अच्छा, अगला सवाल जरा देखो क्या लिखा हुआ है। Which of the following is considered the strongest metal in terms of tensile strength? देखो बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, जब आप किसी मटेरियल पर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करो, खींचने वाली फोर्स अप्लाई करो, तो वो कितनी हद तक उस फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट एनी फ्रैक्चर, टूटे बगैर। यानी आप उस वक्त तक फोर्स अप्लाई करो जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, तो उसकी एंड्यूरिंग लिमिट क्या है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ याद रखना सबसे ज्यादा जो है ना वो ग्राफीन का होता है। ये नोट भी कर लो, हो सकता है सवाल को थोड़ा सा आगे पीछे करें, अगर एग्जैक्टली पास पेपर ना दें तो वो आपसे कुछ इस तरह की बात पूछ सकते हैं। ग्राफीन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, और वो होता है अराउंड 150 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल इज द यूनिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, ग्राफीन जो है ये आपको पता है ये एक नैनो पार्टिकल है, तो अगर किसी नैनो पार्टिकल की हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछेंगे तो आप ग्राफीन को टिक लगा देना और उसका 150 गीगा पास्कल आंसर होता है। लेकिन अभी यहां पर बात की गई है मेटल की, तो अगर कोई प्योर मेटल है ना और प्योर मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी जा रही है, तो उसके अंदर सबसे हाईएस्ट आपके पास टंगस्टन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। प्योर मेटल के अंदर टंगस्टन की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, नैनो पार्टिकल के अंदर सबसे ज्यादा ग्राफीन की होती है, और टंगस्टन के बाद अगर किसी की बारी आती है तो वो टाइटेनियम होता है, ठीक है। तो ये चंद बातें इसके अंदर सुनते जाओ, चाहो तो नोट भी कर लो। अगला MCQ पढ़ लो। Why are lower alcohols? लोअर अल्कोहल्स का क्या मतलब है? लोअर अल्कोहल्स का मतलब है कि स्टार्टिंग अल्कोहल्स की बात की जा रही है, यानी पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। आप एग्जैक्टली इसका मतलब अपने पास नोट कर लो। लोअर अल्कोहल्स का मतलब होता है C1 से लेकर C3 वाले अल्कोहल, यानी मीथानॉल, इथानॉल और प्रोपेनॉल, इनको लोअर अल्कोहल्स कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि व्हाई आर लोअर अल्कोहल्स लाइक मीथानॉल, इथानॉल मिजिबल इन वाटर। मिजिबल का क्या मतलब होता है बेटा? मिजिबल का मतलब होता है सोल्यूबल इन ईच अदर, यानी वाटर अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्यों डिसॉल्व हो सकते हैं ये? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, अल्कोहल के अंदर भी OH ग्रुप पाया जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर के अंदर भी OH ग्रुप होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये लोअर की जगह लिखा हुआ ना हायर मेंबर्स, अब हायर मेंबर्स में सारे आ जाते हैं आगे, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, यानी 6, 7, 8, 9 कार्बन वाले जितने भी अल्कोहल्स हैं, अगर उनको हायर कहा जाएगा तो वो वाटर के अंदर विजिबल नहीं होते, इसको ध्यान में रखना। क्योंकि हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल के अंदर क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर उसके अंदर 6 कार्बन है या उसके अंदर 7 कार्बन है, तो उसके अंदर कार्बन की जो चेन है ना वो लंबी होती चली जाती है, और कार्बन की चेन लंबी होने की वजह से जो नॉन पोलर पार्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन की चेन आपको पता है ना नॉन पोलर होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। चेन जितनी लंबी होगी ना कार्बन हाइड्रोजन की, तो सॉल्युबल होने की कैपेसिटी उसमें कम हो जाती है वाटर में। तो हायर मेंबर जो अल्कोहल के होते हैं वो पानी के अंदर विजिबल नहीं होते, लोअर मेंबर जो होते हैं वो पानी के अंदर विजिबल होते हैं, क्योंकि वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल जरा पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन आपके पास है थर्मोकेमिस्ट्री से।
थर्मोकेमिस्ट्री का हमारा आखिरी चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। इसके अंदर से 4-5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो हम पास पेपर से कवर करेंगे बेटा। तो उसमें एक सवाल है, जरा इसको रीड करो। कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। इसमें दो बातें लिखवा रहा हूं, नोट कर लो अपने पास बेटा। ये आपके पास एक सिलेंडर है और ये इसके अंदर इसका मूवेबल पिस्टन है। अब मिसाल के तौर पर इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो अब मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, मुझे इसकी एंथैल्पी का फॉर्मूला चाहिए, इसकी एंथैल्पी का फॉर्मूला चाहिए। तो एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इसका फॉर्मूला होता है ई। ई का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, यानी आपके सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं सबकी इंटरनल एनर्जी ले लो, प्लस वो जो आपका सिस्टम है वो कितने प्रेशर पर मौजूद है वो ले लो, और इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ये फॉर्मूला नोट कर लो अपने पास। ये एंथैल्पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। अगर सिस्टम की एंथैल्पी निकालने के लिए कही जाती है तो H इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और अगर इसका चेंज निकालने के लिए कहा जाता है तो देखो फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, डेल्टा H कर देते हैं इसको, इसका मतलब हो जाता है एंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी के साथ भी डेल्टा ही लगा देते हैं, प्रेशर के साथ डेल्टा नहीं लगाते, V के साथ डेल्टा लगाते हैं बेटा। देखो प्रेशर के साथ डेल्टा नहीं लगाने का मतलब ये है कि प्रेशर इस सिस्टम के लिए क्या होगा। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन भी याद कर लो और लिख लो अपने पास। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको नोट कर लो, इसको कहा जाता है एंथैल्पी। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है ना, कि उस सिस्टम में कितनी हीट एनर्जी मौजूद है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसको एंथैल्पी कहा जाता है। ये मैंने एंथैल्पी के हवाले से जो कुछ भी लिखा है ना, ये किस चीज के साथ ताल्लुक रखता है बेटा, थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन ये सवाल आपका वो सवाल नहीं है। ये सवाल आपके लिए जो पूछा गया सवाल है ना, कहा जा रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर डेल्टा एच वाला या एच वाला कोई भी फॉर्मूला उसमें से मौजूद नहीं है, सिस्टम की एंथैल्पी का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है। ये जो सवाल आपके लिए किया गया है ये केमिकल रिएक्शन के लिए पूछा गया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी किस तरह से निकाली जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये दोनों बातें डिफरेंट हो गई हैं। सिस्टम के लिए पूछेंगे तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, और अगर रिएक्शन के लिए पूछेंगे तो ये फॉर्मूला है। HP का मतलब है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फिर इसी बात से फैसला होता है ना कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यानी अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक हो जाता है, और अगर नेगेटिव है तो उसको क्या कह देते हो, एक्सोथर्मिक कह देते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका ऑप्शन सी आपके पास ये आ गया, डेल्टा H इज इक्वल्स टू H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये सवाल आपके पास एनईडी ओल्ड बुक से कर रही है। इस सवाल को जरा पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। हाउ मच वाटर इज टिपिकली प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अच्छा, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ना 2-3 नाम है, अपने पास नोट कर लो। इसको स्टैंडर्ड अल्कोहल भी कहा जाता है या इसको स्टैंडर्ड इथेनॉल भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड इथेनॉल भी कहते हैं, इसको इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को रेक्टिफाइड इथेनॉल भी कहा जाता है, ठीक है, या रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहा जाता है। ये सब बातें बेटा इसी नाम के साथ आपको एनईडी के मुख्तलिफ क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो स्टैंडर्ड इथेनॉल भी कहते हैं, रेक्टिफाइड अल्कोहल या रेक्टिफाइड इथेनॉल या रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन है, इसके अंदर 95% इथेनॉल मौजूद होता है और इसके अंदर 5% वाटर मौजूद होता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन आपको याद करनी होगी बेटा, रेक्टिफाइड अल्कोहल या फिर आपके पास स्टैंडर्ड अल्कोहल या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल कह लो। तो इसमें 95% इथेनॉल होता है, 5% वाटर होता है। एक और अल्कोहल होता है, ये भी आपको भी पास पेपर में पीछे मिल जाएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं बेटा। एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 99% इथेनॉल मौजूद होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर, यानी पानी का जो कंटेंट है इसके अंदर ना होने के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह एक और अल्कोहल होता है जिसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल,
टॉक्सिक अल्कोहल पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें 85% इथेनॉल मौजूद होता है, 85%। सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी किसमें होती है? एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.99%, स्टैंडर्ड अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल या रेक्टिफाइड अल्कोहल के अंदर 95% इथेनॉल होता है, सेकंड हाईएस्ट। और डीनेचर्ड अल्कोहल के अंदर बहुत कम कर दिया जाता है, इसको 85% होता है। भाई हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी बेटा जो पिछले पास पेपर से मैच कर रही होगी, इसको नोट कर लेना। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? देखो पहला ऑप्शन लिखा है ना, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। इसको स्टैंडर्ड अल्कोहल भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी कहते हैं, रेक्टिफाइड अल्कोहल भी कहते हैं, ये सब नाम इसको दे दिए जा रहे हैं। भाई अगला सवाल के भी और दूसरे सवाल है और बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है ये पेपर में। Na3Al-F6 is the chemical formula of which compound? इसको क्रायोलाइट कहते हैं बेटा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बात और याद रखो, कि जिस टॉपिक से उठाया जाता है वहां पर एक और इंपॉर्टेंट मिनरल होता है CaF2, इसको कहते हैं फ्लोरस्पार। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको क्रायोलाइट का एक फार्मूला पूछा जाए, फ्लोरस्पार भी पूछ सकते हैं, उसका फार्मूला CaF2 होता है, ठीक है। अच्छा बॉक्साइट, इसमें ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, बॉक्साइट का फार्मूला पता है? बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है बेटा? बॉक्साइट का फार्मूला भी लिख लो। देखो इसका फार्मूला तो आपके पास याद कर लिया आपने, Na3Al-F6, ठीक है। बॉक्साइट का फार्मूला ये होता है, ये एल्युमिनियम का कोर है, Al2O3.NH2, Al2O3.NH2। एलुमिना, इसका फार्मूला Al2O3 होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। जबकि फ्लोरस्पार का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है CaF2 होता है, ठीक है। तो सबके फार्मूले अगर आप याद कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रू भी दे सकते हैं, नोट करते जाना बेटा। चलो अगला सवाल ले लो, बॉक्साइट। अच्छा बॉक्साइट क्या होता है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। बॉक्साइट दरअसल अगर कोई आपसे पूछता है कि बॉक्साइट है क्या, बॉक्साइट किसको कहोगे आप? ओर, नहीं डिफाइन ऐसे करोगे, ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर। ओर पता है किसको कहते हैं बेटा? किसी भी मेटल का कंबाइंड फॉर्म, ओर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, वो है बॉक्साइट। इसका फार्मूला है Al2O3.NH2, ठीक है। ये बॉक्साइट का ओर है। ओर का मतलब ये होता है कि ये जो सब्सटेंस है ना, ये जमीन के अंदर पाया जाता है, और जब जमीन के अंदर से इसको निकालते हैं तो फिर निकालने के बाद इसके अंदर से एल्युमिनियम को सेपरेट किया जाता है, मतलब एल्युमिनियम की मेटलर्जी की जाती है इससे। एल्युमिनियम को सेपरेट किया जाता है, एल्युमिनियम की मेटलर्जी की जाती है इसके अंदर से, ठीक है। एल्युमिनियम को सेपरेट किया जाता है, ये सबसे चीफ कोर कहलाता है एल्युमिनियम का। यानी एल्युमिनियम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा बॉक्साइट इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जरा सवाल को पढ़ो, तो इस सारे तराजू में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बॉक्साइट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द, भाई कूलिंग ऑफ लावा तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लावा तो सल्फर से बनता है, सिलिका से बनता है। दरअसल ये जो लावा है ना, ये जमीन के अंदर से निकलता है, लेकिन इसमें बेसिकली सिलिका पाया जाता है। सिलिका मतलब सैंड, मिट्टी के जरा होते हैं, उधर पिघल जाता है, ठीक है। आपको इसमें सल्फर मिल जाएगा, आपको इसमें सिलिका मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके अंदर एल्युमिनियम नहीं मिलेगा बेटा। सल्फर और सिलिकॉन तो मिल जाएगा लावा के अंदर, मैग्मा के अंदर, लेकिन उसके अंदर आपको एल्युमिनियम नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन है डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेटा इसके अंदर से भी आपको बॉक्साइट तो बनकर नहीं मिल सकता। ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन से मतलब जब ऑर्गेनिक मैटर गलते सड़ते हैं, जैसे इंसान की बॉडी जमीन के अंदर गलती है, पौधे वगैरह जब गलते करते हैं, तो इनकी डीकंपोजिशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, पेट्रोलियम है या आपके पास हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता, इसकी वजह से बॉक्साइट भी नहीं बन सकता। और तीसरी बात आपके पास है, तीसरी बात क्या है जरा देखो, गैदरिंग ऑफ एल्युमिनियम रिच रॉक्स, यानी ऐसे पत्थर जिसके अंदर एल्युमिनियम पाए जाते हैं, वो जमीन के अंदर उनके साथ एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको गैदरिंग कहा जाता है। तो इस प्रोसेस की वजह से बॉक्साइट की फॉर्मेशन होती है बेटा। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। भाई बॉक्साइट किसका हो है? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम तो जमीन के अंदर फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता ना, तो वाटर से रिएक्शन कैसे करेगा? अकेला एल्युमिनियम नहीं पाया जाता जमीन के अंदर, तो बॉक्साइट की सूरत में होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा गैदरिंग ऑफ एल्युमिनियम रिच रॉक्स। इसकी वजह से बॉक्साइट के कोर की फॉर्मेशन जमीन के अंदर पॉसिबल हो पाती है। गैदरिंग ऑफ एल्युमिनियम रिच रॉक्स। भाई अगला सवाल पढ़ो, if AC is greater than 80,
Kc is greater than Kp for a reaction, what does it indicate about the reaction? ऑप्शन सी है। जैसे अब कह रहे हैं कि Kc भी ग्रेटर है ना, मिसाल के तौर पर आपके पास ये रिएक्शन है N2 3H2 और ये क्या फॉर्म कर रहा है 2NH3। तो इस रिएक्शन के लिए Kc और Kp का क्या रिलेशन हो जाएगा? इसमें प्रोडक्ट छोटा है ना और रिएक्टेंट बड़ा। अगर प्रोडक्ट छोटा होता है बेटा तो वहां पर Kp की वैल्यू क्या हो जाती है, लेसर हो जाती है एज कंपेयर्ड टू Kc। यही कंडीशन वहां पर भी कही जा रही है, इसको उल्टा करके लिख लो Kp ग्रेटर देन Kc। तो अब इस रिएक्शन को ध्यान में रखो, यानी कि यहां पर इसको कहोगे Kc ग्रेटर देन B। अब इस रिएक्शन को ध्यान में रखो और जरा वहां पे ऑप्शन को पढ़ लो। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन इज सेम ऑन द बोथ साइड्स। क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? अगर सेम होगा तो Kp Kc के बराबर हो जाता है, याद है ना? मैंने आपको तीन रिलेशंस बताए थे ना कि N3 Nc बल्कि इसको ऐसे Nr। तो इस कंडीशन पर Kp और Kc क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। लेकिन अगर Np ग्रेटर देन Nr हो तो क्या होता है, Kp ग्रेटर देन Kc हो जाता है। और अगर Np लेस देन Nr हो जाए तो इस कंडीशन में Kp भी लेस देन क्या हो जाता है, Kc हो जाता है। तो जरा ऑप्शन बी पढ़ो, द रिएक्शन डिक्रीजेस इन वॉल्यूम। यहाँ पे तो वॉल्यूम की बात की जा रही है। ऑप्शन सी पढ़ो बेटा, क्या क्या है, द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज मोर ऑन द रिएक्टेंट साइड। क्या ये बात सही है? ये देखो रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स अगर ग्रेटर होंगे तो जो आपके पास Kc है वो Kp के मुकाबले में बड़ा हो जाएगा। सही है? तो ये आपके पास जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले सवाल का आंसर करो बेटा। आज कोशिश करेंगे कि 2025 को मुकम्मल करें। अमीनो एसिड का डैश है नेचर एम्फोटेरिक, क्योंकि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, सेंटर में कार्बन, कार्बन की चार वैलेंसीज। यहां पे क्या लगा हुआ होता है C डबल बॉन्ड, यहां पे क्या लगा होता है NH2, यहां पे H और यहां पे R। बेटा ये एसिडिक किसकी वजह से होता है, H पॉजिटिव की वजह से। और बेसिक किसकी वजह से होता है, लोन पेयर की वजह से। तो एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको एम्फोटेरिक समझा जाता है। अगला सवाल का आंसर करो बेटा, बहुत इजी है। पोटेशियम परमैंगनेट कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसिड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अगला सवाल भी बहुत इजी है, इस तरह चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2 +6। Cr इसमें मिसिंग है बेटा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो पोटेशियम की जगह +1 रखोगे, ऑक्सीजन की जगह -2 रख के सॉल्व करोगे तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ये सॉल्व करना आता है ना सबको? ठीक है, पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर रहे थे बेटा। अच्छा जी, इन द रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ Kc विल, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, रिमेन कांस्टेंट। वजह बताइए, प्रेशर का देखो एक बात सुनो, प्रेशर का एक तो कोई इफेक्ट नहीं होता, और दूसरी बात आप इस सवाल में एक फार्मूला भी लगा सकते हो, Kp is equals to Kc, एक फार्मूला हमने पढ़ा था RT पावर डेल्टा है। ये फार्मूला याद है बेटा, Kp is equals to Kc RT पावर डेल्टा है। एक रिएक्शन आपको दिया गया है बेटा, ठीक है? इस रिएक्शन के लिए आगे चलकर कहा जा रहा है कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू ऑफ Kc विल। अच्छा एक बात सुनो बेटा, देखो R तो इसमें कांस्टेंट है, ठीक है? टेंपरेचर का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब है टेंपरेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। टेंपरेचर का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो हम इस पूरे फैक्टर को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान, ठीक है? अब हमने Kp का देखना है ताल्लुक कि Kp जो है वो Kc के साथ किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि Kc का सवाल किया जा रहा है। देखो बेटा Kp का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रोडक्ट को ऊपर नीचे रिएक्टेंट रखते हैं, मगर P का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो बताओ ये प्रेशर प्रोडक्ट का आएगा, प्रोडक्ट कौन है, NH3, लेकिन कोएफिशिएंट 2 है तो ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, नीचे क्या रखोगे, प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसके साथ 3 के ऊपर पावर क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। अब सुनो क्या कहा जा रहा है, कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर को अगर कम करें तो Kp का प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक है क्या बेटा? Kp जो है वो क्या प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक रखता है? ये बिल्कुल वैसी बात है ना, ऐसे आंसर करना था कि देखो ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता बेटा, ये मैंने पढ़ाया था क्लास में। अगर रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट आ जाता है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज करने से Kp चेंज नहीं होता। तो जब प्रेशर चेंज करने से Kp चेंज नहीं होगा तो Kc भी चेंज नहीं होगा,
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आंसर क्या निकालोगे? रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं होता बेटा किसी भी केवी या किसी की वैल्यू के साथ। अब अगला सवाल, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H10? इसका एक फार्मूला बताया था, याद है? 2 की पावर n - 4 प्लस 1 2 की पावर n - 4 प्लस 1 n - 4 और प्लस 1, ठीक है। 2 की पावर n - 4 प्लस 1। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 4। तो यहाँ 4 - 4 प्लस 1, 2 के ऊपर पावर 0 का मतलब 1 प्लस 1। कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर। और वैसे भी बेटा ये ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर पॉसिबल होते हैं। सीधी चेन बनती है n ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। चेन के सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल रेडिकल लगा देते हैं, बस उसके अंदर टर्शियरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक और भी सवाल आएगा बेटा, उसमें C6H14 लिखा हुआ होगा एनडी के पास पेपर में। C6H14 तो इसमें कितना आइसोमर बन पाएंगे? फार्मूला लगा के निकाल दोगे ना, 5 बनेंगे बेटा। n - 4 प्लस 1, n की जगह 6 रख के सोच लो, 6 - 4 प्लस 1, तो 2 के ऊपर 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो 5 आइसोमर इसके पॉसिबल हो जाएंगे। अगला सवाल देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी pi bonds आर प्रेजेंट इन बेंजीन? 3 बेंजीन में 3 pi bonds होते हैं बेटा अल्टरनेट पोजीशंस में। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब रास्ते आराम से पूछ लो। अगला सवाल पढ़ो भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेटा, आइसो का मतलब यही होता है ना, ये कार्बन के साथ एक कैसे लगाओ और कितने मिथाइल लगा लो? 2 मिथाइल लगा दो। ये आइसोप्रोपाइल हो गया और ये आपके पास अल्कोहल हो गया। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप और उसी कार्बन के साथ 2 कार्बन मजीद लगे हुए। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी से कीटोन। टर्शियरी ऑक्सीडेशन नहीं करता। सही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा कीटोन। अच्छा, व्हिच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर? कोप्लेनर का क्या मतलब होता है? एक ही प्लेन के ऊपर बनाए हुए। तो बेटा sp2 के अंदर t2 में कौन सा p आ जाता है? px और तो बेटा 2 एक्सेस के मिलने से प्लेन ही बनता है ना। sp3 में प्लेन नहीं बनेगा क्योंकि p के px भी होगा, py भी होगा, pz भी होगा। x और y से प्लेन बन जाएगा लेकिन z उसके परपेंडिकुलर बन जाएगा, वो कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है, तो कोप्लेनर आपके पास सिर्फ और सिर्फ sp2 हो जाता है। आगे चलो भाई, विटामिन B2 भाई 2 नाम याद रखो, B1 और B2। B1 का नाम क्या होता है बेटा? B1 और B2 के नाम बताओ। B1 को कहते हैं थायमाइन और B2 को क्या कहते हैं बेटा? राइबोफ्लेविन कहते हैं। बस ये 2 बातें याद रखो, पूरे पास पेपर में यही को पूछा गया है। क्लोरोप्रोपेन हैज 2 पोजीशन आइसोमर्स। क्लोरोप्रोपेन क्या होता है बेटा? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। और क्लोरो का मतलब क्या है कि क्लोरो या तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो सेकंड, या फिर क्लोरो कहां लगा दो? सेकंड में। तो यहां लगाओगे तो फिर से फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 आइसोमर पॉसिबल है। और कौन से आइसोमर है बेटा? ये पोजीशन आइसोमर है। ये क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करने से आइसोमर बनता है। तो ये आपके पास हो गया पोजीशन आइसोमर। अगला सवाल पढ़ के बताओ, इजी है। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक या मार्बल, ये सब केमिकल फॉर्मूला इनका क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अच्छा जी, हाइड्रोजन कैन एक्ट एज व्हिच टाइप ऑफ एजेंट इन रेडॉक्स रिएक्शंस? रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा देखो, हाइड्रोजन के बारे में मैंने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर तो देखो दोनों ऑप्शन है, ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये जो सवाल आपसे किया जा रहा है कॉमनली पूछा जा रहा है। कॉमनली हाइड्रोजन कैसे होता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन में ऑक्सीजन से करवाऊं तो क्या बनेगा बेटा? H2O बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। बेटा फ्री स्टेट में 0 होगा पिछली क्लास, और यहाँ H पे क्या चार्ज होगा? प्लस। तो बेटा हाइड्रोजन 0 से कहां चला गया? +1। इजाफा हुआ कभी हुई? इजाफा हुआ, 0 से +1। इजाफा होने का मतलब है इसने क्या कर लिया? खुद के साथ ऑक्सीडेशन किया। तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कॉमनली ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? क्योंकि ये ज्यादातर केसेस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +1। और जब वो 0 से +1 जाएगा तो लूज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन जब अपने साथ करेगा तो दूसरों के साथ क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है?
एक्सेप्शन ये है कि जब दुनिया के किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करना शुरू कर दे तो अब हाइड्रोजन लूज थोड़ी करेगा। अब लूज करने का काम किसका हो गया? मेटल के पास लूज करने की सलाहियत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन के पास नहीं होती बेटा। अब इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बन जाएगा? NaH बनेगा। लेकिन सुनो, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे Na प्लस है तो H क्या हो जाएगा? माइनस। ये 0 से -1 चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया बेटा। गेन का मतलब है खुद के साथ क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो दूसरों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 99% केसेस में ये काम करता है, +1 दिखाता है, और चंद केसेस में ये काम करता है। तो जब दोनों साथ देकर पूछेंगे तो किस पर टिक लगाना? रिड्यूसिंग एजेंट पर। और अगर बोथ का सवाल वहां पर बोथ का ऑप्शन होगा तो बोथ के ऊपर टिक कर देना बेटा। चलो अगला सवाल देखो, तो इजी है, ये तो पढ़ लो, आंसर कर दो। टर्शरी कार्बन। टर्शरी आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल रूल कह रहे हैं ना, टर्शरी डायलाइट अंडरगोज एसिड रिएक्शन। और प्राइमरी वाले क्या करते हैं बेटा? Acid2। और सेकेंडरी वाले दोनों कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट लेवल क्या है। कह रहे हैं कि बिकॉज़ हैलाइड इज अटैच्ड टू, बेटा टर्शरी अल्काइलाइड में हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से अटैच होगा, सिंपल बात। आगे कह रहे हैं भाई द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब इज नोन एज। देखो बेटा, एक बहुत बारीक सी ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम होता है उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्ट्रॉ डालते हो ना, तो जो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर की तरफ राइज करते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत बारीक सी ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बोतल के मुकाबले में कम है, उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कल किसी भी लिक्विड को देखोगे तो ऊपर की तरफ राइज करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? कैपिलरी रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। अच्छा भाई ये पढ़ लो, ये रेडी के अंदर बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, हो सकता है राउंड 2 में भी आपसे पूछा जाए। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं फर्दर। वाटर मॉलिक्यूल्स join with ions of salt during dissolution through a process is called hydration। देखो है क्या ये बेटा, मिसाल के तौर पर ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुमने इसके अंदर वाटर भर दिया है और एक सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट कौन सा ले लेते हैं? NaCl ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर NaCl जाकर क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो जाना। तो भाई Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया बेटा। अब इस आयन के गिर्द पानी का नेगेटिव टर्मिनल जमा हो जाता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा, ये समझ आ रहा है? पानी इसके गिर्द देखो कैसे जमा हो रहे हैं, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स देखो कैसे जमा हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? O के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? इसी वजह से नेगेटिव वाला जो आयन है वो इसके आसपास जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रेशन कहा जाता है। अच्छा बताओ, Cl- के गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल जमा होंगे ना, मगर H पॉजिटिव के जरिए जमा होंगे, वो भी हाइड्रेशन है। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर मैं वाटर हटा के यहाँ वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट डाल दूं तो उस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्वेशन कहा जाता है। अब एक बात सुनो मेरा, मिसाल के तौर पर एक आयन Na+ है, एक आयन मान लो K+ है, एक आयन Li+ है और एक CS+ है। 4 आयन है बेटा। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन करेगा? इस तरह के सवाल रेडी में भरे पड़े हैं। सीजियम करेगा, सबसे ज्यादा सीजियम करेगा। कौन करेगा जल्दी से बताओ? वही फॉर्मूला लिख लो इसका, हाइड्रेशन। ये बोर्ड बुक से किताब है बेटा, इस तरह से आपको ये बात नहीं पता है, ये सवाल है। हाइड्रेशन जो है ना, ये चार्ज ऑफ आयन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ऑफ आयन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ आयन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट कर लो बेटा, हाइड्रेशन जो है वो चार्ज ऑफ आयन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ आयन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमेशा ध्यान नशीन कर लो इसको अच्छी तरह, ठीक है। हाइड्रेशन भी और हाइड्रेशन एनर्जी भी, इसके मुताबिक भी बहुत सवाल होते हैं बेटा। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये होता है, बता रहा हूं उसका क्या मतलब है। अच्छा अब जरा यहाँ पर आओ बेटा, ये सब के सब आयंस ग्रुप बने के हैं ना, तुम्हें ट्रेंड पता है बेटा, ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है साइज। तो देखो साइज अगर इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन कम से कम होगा ना। मिसाल के तौर पर आपने एक सॉल्ट डाला जिसमें Li है और एक सॉल्ट डाला जिसमें CS+ है, ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत छोटा है बेटा। ये अपने गिर्द गिर्द ज्यादा मॉलिक्यूल्स को जमा कर पाएगा और ये कम मॉलिक्यूल्स को जमा कर पाएगा। हाइड्रेशन इसी को कहते हैं। बात समझ आ गई? साइज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन कम,
साइज कम हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा, हाइड्रेशन कम तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम। एक और सवाल लो, आंसर कर दो मुझे जल्दी से। Na Mg+2 Al+3 ज्यादा हाइड्रेशन कौन करेगा? चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल जमा होंगे वो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज किसका ज्यादा है बेटा? चार्ज इसका ज्यादा, और साइज भी सबसे कम उसी का होता है, ये तुम्हें पता भी होगा। सोडियम अगर कितना बड़ा है तो मैग्नीशियम कितना सा होगा, एल्युमिनियम कितना सा होगा, क्योंकि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज कम हो जाता है। ये पीरियड है ना बेटा, एटॉमिक नंबर 11 12 उठेगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना, सही है। तो ये ध्यान में रखना, आगे भी सवाल आएंगे, इसका आंसर करना। अगला सवाल पढ़ो। अच्छा, ये वाला सवाल भी ना तो ओल्ड बुक से है ना न्यू बुक से है, तो ये इन्होंने पता नहीं कहां से उठाकर ये सवाल टेस्ट में दिया है, लेकिन बहरहाल दिया है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी आप अपने पास सॉल्व कर लो, सवाल क्या पढ़ लो। कह रहे हैं मैं इथेनॉल, बेटा इथेनॉल तो ये हो गया CH3 CH2 OH, reacts with excess of copper, excess of copper, ऊपर कॉपर लिख दिया, ठीक है। और कह रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो रिएक्शन में कोई भी अपना रोल प्ले नहीं करेगा। ये जो कॉपर है ना, ये अगर किसी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस्तेमाल होता है तो इसका काम होता है डीहाइड्रोजनेशन का। क्या काम होता है बेटा इसका? डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है इसमें। अच्छा, अल्कोहल से हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, जरा गौर से सुन लो। एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से निकलेगा और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलेगा। ये अल्फा कार्बन है ना, मेरी बात समझ आ रही है? देखो मैंने एक हाइड्रोजन को अगर ओपन करके लिख दूं वैसे हो जाएगा। अब यहां से H निकाल दो, यहां से H निकाल दो, बीच में क्या बन जाएगा? पायरमन बनेगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये देखो बेटा CH3 कार्बन, ठीक है, उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है बेटा, दूसरा वाला तो निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन को मैं यहां लगा देता हूं और सामने ऑक्सीजन लगा हुआ था, मैं इसको ऊपर लगा देता हूं। देखो भाई, एक H निकला फंक्शनल ग्रुप से तो मैंने यहां से हटा दिया, एक H निकला अल्फा कार्बन से मैंने यहां से हटा दिया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया? पायरमन। तो बेटा इस रिएक्शन के नतीजे का प्रोडक्ट क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड बन गया। अगला रिएक्शन पढ़ो। Which of the following is the weakest intermolecular force? एल्डिहाइड। सबसे मजबूत कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कौन सी होती है? डायपोल डायपोल सबसे कमजोर, और आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो नहीं है ना, ये कौन सी फोर्स है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है बेटा। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से सबसे स्ट्रांग तो ये होती है, लेकिन हमसे पूछा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा लैटेंट डिस्पर्जन फोर्स यानी कि LDF। आगे चलेंगे, ये तो बता दो जल्दी से। which element does not fulfill the octet rule? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो ऑक्टेट को पूरा कर ही नहीं सकता वो, कौन सा रूल फॉलो करेगा? डुप्लेट। इसका आंसर करो बेटा, अभी बताया था। which of the following has minimum enthalpy? enthalpy मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, मिनिमम पूछा जा रहा है बेटा। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो मिनिमम करेगा, अभी बताया था ना कि ये जो एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है, मैं इसको हाइड्रेशन एनर्जी कह देता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के साथ है? चार्ज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे? साइज। तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा? मीडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम हो जाएगी बेटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। तो इस फार्मूला से इसको कर लेंगे सॉल्व। ये बताओ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडा ऐश का क्या फार्मूला होता है? सोडा ऐश Na2CO3, नोट कर लो। वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है? Na2CO3.10H2। सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है? NaHCO3। और ये सब बेटा याद रखवाएगा, ये सब, ये क्या हो गया? सोडा ऐश। ये क्या हो गया? वॉशिंग सोडा। और ये क्या हो गया? बेकिंग सोडा। और ये सब बनते किस प्रोसेस से हैं? अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से। ये ओल्ड बुक का एक टॉपिक होता था, अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। डेल्टानाइट सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई?
14, 14, 89 में भी 14 होते हैं बेटा, तो पूरा F ब्लॉक में टोटल कितने हुए? 28, 28। तो ये देखो टोटल कंबाइंड एलिमेंट्स इन 89 एंड लेक्चराइज आर 28. 28 हो जाएगा। अगला टॉपिक भाई, वेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। Purification of oxide. बेटा बॉक्साइट क्या होता है, मैंने बताया था ना, बॉक्साइट क्या होता है, जल्दी से बोलो। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का ओर है। क्या फार्मूला होता है इसका? Al2O3 डॉट NH2। ये जमीन के अंदर से निकलता है ना, तो इम्प्योर होता है। इसको प्यूरिफाई करने के 3 मेथड्स होते हैं बेटा। एक बात नोट कर लो कि इसके अंदर 3 तरह की इम्प्योरिटीज मेजरली पाई जाती हैं। तो चीफ इम्प्योरिटीज देखें तो 2 है, एक Fe2O3 है और एक है तुम्हारे पास SiO2। Fe2O3 और SiO2 यानी कि सिलिका, ये 2 बड़ी इम्प्योरिटीज हैं जो बॉक्साइट के साथ चिपकी हुई होती है। इसको प्यूरिफाई करने के 3 मेथड्स हैं। एक को कहा जाता है मॉल्स मेथड, एक को कहा जाता है Beers method. बेयर्स मेथड और एक को कहा जाता है सरफेक्स मेथड। मॉल्स मेथड का यूज करते हैं बेटा तो अगर साथ इक्वल जब आपके ऑक्साइड कोर के अंदर ये दोनों इंप्योरिटीज मौजूद हो। बेयर्स मेथड का यूज करते हैं जब सिर्फ आयरन का ऑक्साइड मौजूद हो, और सरफेक्स का यूज करते हैं जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद कर लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन में डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे डोनर होते हैं बेटा। लिगेंड्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। अच्छा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? एसीटोन। अभी पढ़ा था बेटा, जब से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है? कीटोन बनता है ना। तो ये कीटोन तुम्हारे पास एसीटोन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा हाइड्राइड वाली कहानी को भी डिस्कस करेंगे। सवाल पढ़ो बेटा जरा, क्या कह रहे हैं? What is या which is electron deficient hydride? BH3 बेटा BH3 है, ठीक है। कैसे पता लगेगा? देखो BH3 का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये BH3 का स्ट्रक्चर है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,3। मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो 1 2 3, ठीक। और हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है? 6। 3 अपने और 3 हाइड्रोजन के 6। 2 की अभी भी कमी है, 2 की कमी है ऑक्टेट पूरा होने के लिए। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड क्यों नहीं है? लिथियम हाइड्राइड क्यों नहीं है बेटा? देखो लिथियम +1 हाइड्रोजन -1, ठीक। अब इसमें मसला क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1। बेटा लिथियम मेटल है ना, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये उसको गेन कर लेगा। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 2। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1। इसका p ऑर्बिट मुकम्मल है या नहीं? इसका भी k ऑर्बिट मुकम्मल है या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? बात समझ आ रही है? इसका मतलब है लिथियम भी न्यूक्लियर रूल फॉलो करके स्टेबलाइज है। अमोनिया की बात करो बेटा, तो अमोनिया में क्या देता है भाई? n के साथ 3 अदद तो हाइड्रोजन एटम्स हैं और n के पास एक क्या होता है बेटा? लोन पेयर होता है ना। तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 4 6 और 2 8। जिसके पास पूरे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पूरे। देखो एक तो इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने के लिए भी अवेलेबल है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्ट्रक्चर। एफिशिएंट, एफिशिएंसी है, ज्यादती है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सकता है। लाइक मीथेन। अब मीथेन की क्या कहानी है बेटा? मीथेन भी तो हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। तो देखो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे हैं मगर किसी को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। ये तो एफिशिएंट हो गया, ये डेफिशिएंट हो गया, इसको प्रोफिशिएंट कहा जाता है। इसके पास पूरे मगर इसको डोनेट करने की प्रॉपर्टी है। तो आप डेफिशिएंट का याद रखो कि BH3 क्यों डेफिशिएंट है? क्योंकि उसके पास सेंट्रल एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है उसका।
अगला पढ़ो, सवाल पढ़ो। When acetic acid is decarboxylated, it is changed into, बेटा एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका रिएक्शन पहले कर लो सोडियम मेटल से, बताओ क्या होगा, CH3COO और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा, फिर ये बन गया सोडियम एसिटेट CH3COONA। इसका रिएक्शन कर दो कॉस्टिक सोडा के साथ, तो बेटा क्या होता है, यहाँ से CH3 और ये वाले H आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, CH4, और ये सब मिला लो, ये सब मिला लो, तो Na2 हो गया, फिर एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है बेटा, तो Na2CO3 बन गया। तो देखो जले थे एसिटिक एसिड से और क्या बना दिया, CH4 बना दिया। असल में ये हो गया ना कि CH3COOH कन्वर्ट हो गया इसमें, जरा गौर से देखो बेटा, इसमें कन्वर्ट हो गया, यही हो गया ना, यहाँ से हमने ये पूरा हटा दिया और उसकी जगह ये लगा दिया। तो बेटा जब COOH का रिमूवल होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। बेटा अगला सवाल तो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा, सल्फोनेशन हो जाएगा ना, if H positive is replaced by HSO3, तो सल्फोनेशन कहते हैं इसको। अगला, what happens when salt dissolves in water? हाइड्रेटेड आयंस। बेटा हाइड्रेशन मैंने समझाया था, जब किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स आयंस के गिर्द जमा हो जाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। तो हो जाएगा इसका सही आंसर, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयंस। अगला सवाल, what is the correct sequence of increasing polarity among the following? ऑप्शन बी। बेटा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, increasing polarity, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसका 3.0 होता है, यहाँ पे भी होगा लेकिन कम पोलैरिटी रखेगा, तो इस तरह ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की कितनी होती है, और ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8, और आयोडीन की कितनी होती है 2.6। तो देखो डिक्रीज होगा ये, तो पोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। HCl कंटेन्स कौन सा बॉन्ड, HCl कंटेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बेटा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पोलर बॉन्ड होगा ना इसमें, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। वाटर गिलास का फार्मूला नोट कर लो, Na2SiO3, इसको पढ़ते हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ये वाटर गिलास का फार्मूला है बेटा, तो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, ठीक है। अगला सवाल, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स। mutual sharing of electron. What type of bond is formed by mutual sharing of electron between dissimilar atoms? भाई सेम, अगर म्यूचुअल शेयरिंग दो एक जैसे एटम्स के बीच में हो तो उसे नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं, और अगर म्यूचुअल शेयरिंग दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में हो जाए तो पोलर बॉन्ड कहते हैं बेटा उसको। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अब देखो ये इसके लिए तो तुम एक पूरा लंबा चौड़ा काम कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में थ्योरी पढ़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मगर एक सिंपल तरीका याद रखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन का सम, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का सम आपके पास इवन आ रहा है या आपके पास इलेक्ट्रॉन का सम ऑड आ रहा है, ठीक है, अगर तो ऑड आ रहा है बेटा, तो ऑड आने की वजह से आपका जो सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और इवन आने की वजह से क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। इतनी सिंपल सी बात अगर याद रख सको तो रख लो। देखो ऑड का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का सम ऑड है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा जो अनपेयर्ड रहेगा, और जब वो अनपेयर्ड रहेगा तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और इवन का मतलब है अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो सब पेयरिंग कर चुके होंगे, अनपेयर्ड कोई नहीं बचेगा तो उठाया जाएगा। बस एक एक्सेप्शन याद रख लो कि पैरामैग्नेटिक में एक बात याद रख लो, मैं इसको इवन में लिख देता हूं बेटा, ऑक्सीजन जो है ना इसी एक्सेप्शन में चला जाता है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। अच्छा जरा समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ 2, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन का सम कितना बन गया 16, यानी O2 के मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 16। अब ये 16 क्या है इवन,
तो उस हिसाब से तो इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक एक्सेप्शन अगर याद रख सको तो ये वाली बात याद रख लो, बाकी ये सारा रूल हर जगह अप्लाई हो जाता है। ऑक्सीजन इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स रखने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होता है। इसका आंसर आपको एमओटी डायग्राम बनाने से पता चल जाता है। याद है कुछ एमओटी? बहुत लंबा हो जाएगा वो काम, अगर आप सिर्फ एक्सेप्शन याद रख लो तो ये काम आप कर पाओगे। अगला सवाल देखो भाई, रिएक्शन करवाना है दो चीजों के दरमियान, एक कैटलिस्ट है और दो रिएक्टेंट्स हैं। पहला कौन है? CH3Cl, और इसका रिएक्शन किससे करना है बेटा? RNH2 अमाइन के साथ, और सोडा पोटाश की मौजूदगी में सोडा पोटाश आपका कैटलिस्ट है। क्या होता है बेटा, यहां से कैच नहीं करता है, Cl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? HCl। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन गया? RNH, अमोनिया के अंदर ये तो नाइट्रोजन है, इसका एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड हो गया खाली क्योंकि यहाँ से H निकल कर गया है, तो उसकी जगह पर कौन आकर लग जाएगा? CH3। तो ये CH3 अल्काइल ग्रुप है जो कि इस अमाइन में सब्स्टिट्यूट हो गया। इस प्रोसेस को अल्काइलेशन कहते हैं बेटा, सेकेंड ईयर में पढ़ा है ना। अल्काइल ग्रुप का इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाना हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइलेशन ही कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्काइलेशन। व्हिच वन इज नॉट एन ओवन चेन कंपाउंड? बच्चों वाली बात है भाई, एरोमेटिक में हमेशा साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट इज बेटा, टॉलेंस रिएजेंट का जो केमिकल नाम है वो ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसकी वजह ये होती है बेटा कि ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है, और अमोनिकल का मतलब है अमोनिया का सॉल्यूशन, मतलब ये हो गई अमोनिया गैस और इसके साथ मिला दो वाटर, ये है अमोनिया का सॉल्यूशन और ये है सिल्वर नाइट्रेट। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है? टॉलेंस रिएजेंट। इस वजह से टॉलेंस रिएजेंट का केमिकल नाम क्या होता है बेटा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको ध्यान में रखो। और सिल्वर नाइट्रेट या फिर टॉलेंस रिएजेंट से जब रिएक्शन मुकम्मल होता है तो बनकर क्या आता है प्रोडक्ट? सिल्वर मिरर। क्या बनकर आता है भाई? सिल्वर मिरर। इसको ध्यान में रखो, इससे भी सवाल है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इज sp2। बेटा कार्बोनाइल इसको कहा जाता है ना, ये कार्बोनाइल है, तो कार्बन के साथ 1 2 3 सिग्मा है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बता दो बहुत इजी, ये सब पिछले साल का पास पेपर है बेटा। ग्रुप विद 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हो जाएगा वैलेंस। विस्कोसिटी क्या होती है बेटा? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना ये टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना उसको फ्लो करने में मुश्किल होगी, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो उसका ज्यादा होगा। सही है, रेजिस्टेंस टू फ्लो उसका ज्यादा होगा। एक बात बताओ, ये क्या है? ग्लाइकोल है, और ये क्या है? ग्लिसरीन है। किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? इसकी विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप आ रहे हैं। ये 3 जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये 2 जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ी होगी वो ज्यादा गाढ़ा होगा, ये ज्यादा गाढ़ा होगा, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी मजबूत होती है विस्कोसिटी उतना हाई है। चाहे पार्टिकल्स के बीच में जितनी अट्रैक्शन उतना ज्यादा लिक्विड गाढ़ा होगा। ये बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन? कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रेट को बढ़ाना, बस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड है एफसी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भाई वैसे तो HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2SO4 भी, लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो HNO3 ज्यादा मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, इस बात को नोट कर लो। अब इसमें एक पॉइंट भी सुन लो, ज्यादा एसिडिक कौन है? ये है एसिडिक, ज्यादा ये है। जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो अगर दोनों साथ आएंगे तो HNO3 आंसर करना होगा। नोट कर लो, बाकी CH4 तो आपका ऑक्सीडाइजर हो नहीं सकता बेटा। अगेन ये सवाल आ गया, व्हिच एलिमेंट हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी? मिनिमम, इसका साइज बड़ा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। फैक्टर मैंने आपको बता दिया, क्या फैक्टर है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके साथ
चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज तो सबका सेम है, +1 +1 +1 +1। साइज इसका सबसे बड़ा होता है तो एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द ग्रुप 3A? एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है 3A के अंदर। कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? H2O। अब ये आंसर बताओ भाई। लोन पेयर नहीं पूछ रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके पास है चेक करना होगा ना। पहले अगर बात कर रहे हैं H2O की, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है। दो एटमों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 10। अनपेयर्ड कोई नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अनपेयर्ड कोई नहीं होगा। NO2 की बात कर लो, N का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 2 16, 7 + 16 कितने बन गए बेटा? 23। 22 पेयर बन जाएंगे, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। क्या ख्याल है? तो सही आंसर क्या बनेगा? NO2। CO2 को भी चेक करो जरा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 16। बेटा कितने बन जाएंगे? 22। क्या अनपेयर्ड होगा कोई? कोई अनपेयर्ड नहीं होगा। आखिर वाला क्या है? NH3। बेटा N का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 3 3, 7 + 3 कितने बन गए? 10। कोई अनपेयर्ड नहीं होगा। 2 2 2 की 5 पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो इसका सही आंसर हो गया NO2। आगे चलो। तो ये और से देख लो, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा गया था, लोन पेयर नहीं कहा गया। व्हिच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल? पोलर कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें डायपोल मोमेंट की नॉलेज लगेगी। H2O। बताओ भाई कौन सा मॉलिक्यूल इसमें पोलर है? मॉलिक्यूल पोलर है। सवाल को मैं जरा ये सवाल है, व्हिच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल? एक एक करके सबको एनालाइज कर लेते हैं। पहला है C2H4, डेल्टा E निकालते हैं। बेटा कार्बन की वैल्यू 2.5। हाइड्रोजन की वैल्यू डिफरेंस। बेटा बॉन्ड कैसा हो गया? नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। दो अलग अलग बातें करती मैंने। बॉन्ड का पोलर होना अलग बात है, मॉलिक्यूल का पोलर होना अलग बात है। इसका बॉन्ड देखो, ये जब डिफरेंस निकालते हैं ना तो इससे बॉन्ड की पोलैरिटी का पता लग जाता है। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का पता कब लगता है? डायपोल मोमेंट से। अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल पोलर है। देखो ये देखो, ये डायपोल मोमेंट को q से भी जाहिर किया जाता है। हमने d से पढ़ा है, q से भी जाहिर करते हैं बेटा। अगर ये 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा, मॉलिक्यूल। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है बेटा? बॉन्ड की पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी का पता लगता है। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी का पता डायपोल मोमेंट से लगता है। सही है? तो भाई C2H4 का तो बॉन्ड ही पोलर नहीं है, तो ये तो पहले स्टेज पे बाहर हो गया। ये मॉलिक्यूल कैसे पोलर हो सकता है जब इसका बॉन्ड ही पोलर नहीं है? इसका तो बॉन्ड ही पोलर नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। इसका तो बॉन्ड पोलर नहीं है, तो मॉलिक्यूल भी पोलर नहीं होगा। पहले स्टेज में बाहर हो गया। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा BeCl2 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना सोच लो कि क्या BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर नहीं दिखाता? बोलो बेटा जल्दी जल्दी बोलो। BeCl2 का क्या मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता लीनियर? बस घर में पढ़ा है ना हमने BSc के आर्टिकल। BeCl2 तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसका नेट डायपोल मोमेंट हमेशा कैसा आता है बेटा? कैंसिल कर देते हैं दूसरे को। डायपोल मोमेंट आपको पता है ना कहां से कहां बनाते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा जब प्लस से माइनस की तरफ डायपोल मोमेंट बनाएंगे, दोनों एक दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से कैंसिल करेंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। डायपोल मोमेंट 0 मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। बेटा कार्बन डाइसल्फाइड का भी यही चक्कर है। कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड, यहाँ पे सल्फर। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा नहीं है। तब जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CH2 है ये CO2 की तरह है। बेटा इसका भी यही हो जाएगा। ये देखो डायपोल मोमेंट आगे पीछे कैंसिल, नेट डायपोल मोमेंट 0 बनेगा, नॉन पोलर। सिर्फ वाटर है जिसका नॉन पोलर जो बॉन्ड है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनवर्टेड भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना? और प्लस माइनस कौन कौन होते हैं इसमें? ये प्लस ये माइनस, ऐसे बनेगा ना डायपोल मोमेंट का वेक्टर। क्या ख्याल है? तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहे बेटा। डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि इसका डायपोल मोमेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें पोलैरिटी मौजूद है। तो वाटर जो है वो आपका पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा।
Which acid is present in aquaresia? HCl. भाई ओल्ड बुक का है ये भी टॉपिक, नोट कर लो। एक्वारीजिया एक मिक्सचर है, किन दो चीजों का मिक्सचर है बेटा, जिसमें नाइट्रिक एसिड होता है, नोट कर लो, बहुत दफा देखा होगा पास पेपर में। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और 3 मोल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं बेटा, 1:3। एक वॉल्यूम HNO3, 3 वॉल्यूम HCl, मतलब एक टेस्ट ट्यूब ये ले लो, 3 टेस्ट ट्यूब इसके ले लो, मिला दो, एक्वारीजिया बन जाएगा। क्या करता है ये अपने अंदर नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करता है। नोबल मेटल्स कह लो या फिर हेवी मेटल्स कह लो, ठीक है। हेवी मेटल्स से क्या क्या बना रहे हैं, जैसे दो तो कम से कम याद रखो, प्लैटिनम और गोल्ड जैसे मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो इसका सही आंसर बेसिक तो यहाँ पर HCl हो जाएगा। Which acid is present in aquaresia? HCl। बाकी तो नहीं होंगे बेटा, ये नाइट्रस एसिड लिखा हुआ है बेटा, HNO2 है, HNO3 नहीं है। एक्वारीजिया एक दो एसिड का मिक्सचर है बेटा, HNO3 और HCl का, किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। रॉयल एलिमेंट्स को डिसॉल्व करता है, मेनी एलिमेंट्स को। The catalyst that increases the rate of reaction is called positive। बूटी, अब ये भी हमारे कोर्स से आउट एक क्वेश्चन था बेटा, क्योंकि हमारी किसी भी किताब में मौजूद नहीं है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। ठीक है, सवाल है द बूटी रॉ मटेरियल, बोलो क्या कह लो, इसका आंसर कह दो, नहीं सुन लो। द बूटी रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग इज, भाई ये जो शुरू के 3 है ना, लेगेस, कॉटन और बैम्बू, इनको कहा जाता है नॉन वुडी रॉ मटेरियल। ये वो रॉ मटेरियल्स हैं पेपर को बनाने के लिए, ये वो नॉन मटेरियल्स हैं जो वुड से नहीं निकाले जाते हैं। लकड़ी से आपको पता है ना बेटा, ज्यादातर तो पेपर की फॉर्मेशन वुड से की जाती है। ये बैगेज, कॉटन और बैम्बू ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल है, इनका ताल्लुक वुड से नहीं है। इसमें वाहिद जो वुडी रॉ मटेरियल है वो आपके पास पाएंगे, इसको पॉपुलर भी कहा जाता है, नोट कर लो। ये वुडी रॉ मटेरियल है, लकड़ी से हासिल किया जाने वाला रॉ मटेरियल है, जो कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। शुरू के जो 3 हैं वो भी पेपर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बट वो नॉन वुडी है, ये वुड से हासिल नहीं किए जाते। बैगेज, कॉटन, बैम्बू नॉन वुडी रॉ मटेरियल है। कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है? सारे नाम कैसे पता लगेगा? हमें पीरियड नंबर 3 से ताल्लुक रखते हैं, तो शेल 3 होंगे ना, तीनों के पास पीरियड नंबर क्या बताता है? शेल की तादाद। तो अगर ये पीरियड नंबर 3 है तो बेटा सबके पास 3 शेल्स होने चाहिए। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है बेटा? 11। तो क्या बन जाएगा? 2 8 1, 3 शेल हो गए। Cl का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 17, 2 8 7, 3 शेल हो गए। सिलिकॉन का क्या होता है? 14, 2 8 और 4, बेटा सबके पास 3 शेल हो गए, तो ये वाला भी हो जाएगा। शेल जितने होते हैं पीरियड नंबर नहीं होता है, सबके पास 3 शेल्स हैं तो थर्ड पीरियड सबका हो जाएगा। आगे चलो भाई, minimum energy required for an effective collision is एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देते इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। टकराते तो पहले भी लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाते। इन द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हिच डिक्रीजेस एटॉमिक रेडियस। ये तो एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं बेटा, इसका सही जवाब एटॉमिक रेडियस है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी वो वाइड फैक्टर है जो डिक्रीज हो जाता है, बाकी सब इंक्रीज होते हैं। मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है बेटा। इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये मेरा ख्याल है ऑप्शन लिखने में कोई गलती है, वरना ये दोनों बातें जैसे इस सवाल में नहीं आ सकती। मेटालिक कैरेक्टर भी लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है बेटा, क्योंकि मेटल सारे लेफ्ट साइड पर होते हैं टेबल में और राइट साइड पर सारे मेटल होते हैं। मेरा आप इसमें एटॉमिक रेडियस लगा रहे हो। ये बताओ मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला कौन सा है? Mgr2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा दोनों की वैल्यूज को, ये तो सिंपल है। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है? N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। वेजिटेबल फाइबर को प्लांट फाइबर भी कहा जा सकता है बेटा। तो पेपर में अगर प्लांट फाइबर पूछे तो भी यही होगा, इसका जवाब हो जाएगा कॉटन। बेटा सिल्क और वूल जो है ना, सिल्क और वूल एनिमल फाइबर है, जबकि एस्बेस्टोस मिनरल फाइबर कहलाता है बेटा। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकेट मौजूद होता है, इसको मिनरल फाइबर कहा जाता है एस्बेस्टोस को।
ईस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बच्चों वाला सवाल भाई एस्टेरिफिकेशन हमने पढ़ा है ना तो एस्टेरिफिकेशन में दो ही चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं बेटा कौन कौन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं ईस्टर तो ये वही सवाल है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एक्वा रीजियन यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड अभी बताया था पीडी और गोल्ड के लिए फेमस केस का इस्तेमाल करते हैं अगला डाउन प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम भाई इसमें दो तीन बातें और लिख लो एक तो हो गया ये सब ये भी आपके पास गोल्ड का टॉपिक है इससे सोडियम की मेटलर्जी की जाती है बेटा डाउन सेल से और ये 2020 से 25 तक के पास पेपर्स में आपको 12वां मिल जाएगा तो डाउन सेल से सोडियम बनाते हैं एक और टॉपिक लिख लो कास्टनर केल्नर्स सेल इससे तीन चीजें बनाते हैं बेटा कॉस्टिक सोडा भी बनाते हैं क्लोरीन गैस भी बनाते हैं हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं तीनों चीजें मिलती है बट चीज प्रोडक्ट ये होता है कास्टिक सोडा क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस आ सकता है आया हुआ पेपर में अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस से क्या क्या बनाते हैं बेकिंग सोडा सोडा ऐश वॉशिंग सोडा लिखवा दिया मैंने पहले और ये सब याद कर लेना इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन बेटा बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं 6 तो कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होते हैं टोटल 12 होते हैं सही और पाई बॉन्ड कितने होते हैं 3 पाई बॉन्ड होते हैं एक्वा रीजिया रिएक्ट्स विद गोल्ड टू प्रोड्यूस ऑरेंज क्लोराइड बनता है बेटा AuCl3 प्रोड्यूस करता है जब एक्वा रीजिया इसके साथ रिएक्शन करता है मैं रिएक्शन लिख देता हूं बेटा आपको उसकी कोई खास अभी समझ आएगी नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा मैकेनिज्म है देखो ये तुम्हारे पास है गोल्ड ये तुम्हारे पास है नाइट्रिक एसिड और ये है 3HCl ये क्या चीज है बेटा एक्वा रीजिया हो गया इसमें तुमने गोल्ड डाला तो होता ये है कि जो ये गोल्ड है ना ये Cl से रिएक्शन करके क्या बना देता है AuCl3 इसको क्या पढ़ते हैं ऑरिक क्लोराइड क्या पढ़ते हैं इसको और ऑरम होता है ना ये ऑरिक क्लोराइड अब साथ में देखो क्या निकलता है एक निकलती है इसके अंदर से NO गैस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और साथ में निकल जाता है देखो N और O निकाल दिया 2 ऑक्सीजन बच गए यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन बच गए तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज हो जाते हैं ये पूरा रिएक्शन है याद करने की जरूरत नहीं है आपसे ये याद कर लो कि जब गोल्ड से रिएक्शन करता है तो AuCl3 बनाता है दैट इज कॉल्ड ऑरिक क्लोराइड मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस मिल्क शुगर इज लैक्टोज ग्लूकोज को क्या कहते हैं ग्लूकोज को क्या कहते हैं बेटा ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है ना ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर फ्रक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर हनी शुगर भी कहते हैं उसको लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर और सक्रोज को चीनी जो लोग खाते हैं बेटा वो गन्ने से बनती है ना उसको केन शुगर कहा जाता है केन शुगर कहा जाता है ये सबके नाम मैंने बता दिए आप ये पॉइंटर्स बना लो अपने पास बेटा ये टेस्ट में वो लोग बहुत काम आएंगे ग्लूकोज को ब्लड शुगर फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर लैक्टोज को मिल्क शुगर सक्रोज को केन शुगर जो कि गन्ने से हासिल होती है ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl बेटा ब्राइन कहते हैं NaCl यानी जो घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो नमक जब पानी के अंदर हल करके सॉल्यूशन बना लिया जाए तो उसको ब्राइन कहा जाता है ये NaCl है उसको पानी के साथ मिला दो तो ब्राइन बन जाता है जो सॉल्यूशन है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको ब्राइन कहा जाता है द फार्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट इज पढ़ाया था बेटा डाइपोल मोमेंट बस हमने d से पढ़ा था उसका फार्मूला था q मल्टीप्लाई बाय r यहां पर d की जगह क्या लिखा हुआ है म्यू लिखा हुआ है बेटा म्यू भी इस्तेमाल किया जाता है डाइपोल मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्यों कहते हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड को r कहते हैं उन दोनों के दरमियान फासले को याद है ना ये टॉपिक ये प्लस ये माइनस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को r कहते हैं और इन दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो q कहलाता है जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वही डाइपोल मोमेंट बन जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज आल्सो कॉल्ड Grignard एजेंट हो जाएगा बेटा ये वेरी सिंपल अब ये देखो ये स्टेटमेंट उठाकर ले दिया है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स दिस प्रिंसिपल इज नोन एज Pauli's exclusion principle equal number of molecules of different gases at the same temperature and pressure occupies the same volume this is the statement of Avogadro's law सुनो कैसे बेटा कहेंगे भाई आपने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट पर देखो 4 वेरिएबल्स होते हैं ना गैस के प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर मोल्स
तो कह दिया कि P और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट कौन कौन हो गया, P और तो P और D कांस्टेंट हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जवाब आ जाएगा, मजीद सॉल्व करोगे तो V अपॉन N किसके बराबर हो जाएगा, A। अच्छा इसको अगर हम दो गैसेस के लिए लिखते हैं तो V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अगर मैं N1 N2 को बराबर रखूंगा तो V1 V2 के बराबर आ जाएंगे बेटा। अगर मैं देखो ना, अगर मैं N1 N2 बराबर लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऊपर क्या बच जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2। ये पढ़ा है बेटा हम लोगों ने लेक्चर में, आपके लिखा हुआ होगा कि अगर मोल्स बराबर होंगे, दो गैसेस के मोल्स बराबर है तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। दो गैसेस के मोल्स बराबर है तो वॉल्यूम भी बराबर होगा। अच्छा मोल्स बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बराबर होंगे ना, तो वही बात लिखेंगे, दोबारा पढ़ लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, एक ही बात है। At of different gases at the same temperature and pressure occupies the same volume. This is called Avogadro's law. Question number 77 2025. Why are aryl halides? Aryl मतलब aryl किसको कहते हैं बेटा, एरोमेटिक रेडिकल को। एरोमेटिक रेडिकल, ए आर का मतलब है एरोमेटिक और वाई एन का मतलब है रेडिकल, एरोमेटिक रेडिकल। तो क्या है एरोमेटिक रेडिकल, या आगे पूछा गया है व्हाई आर एराइल हैलाइड्स, ये लो ये एराइल रेडिकल हो गया, यहां से मैंने एच निकाल लिया, रेडिकल बना दिया, और एरोमेटिक कंपाउंड का रेडिकल है तो एराइल रेडिकल हो गया। कह रहे हैं इसके ऊपर हैलाइड लगा दो, लगा दिया भाई, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन वगैरह। क्या पूछना चाह रहे हैं, नॉट मोर रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स, ये लो अल्काइल ये हो गया। अल्काइल आपको पता है बेटा एल्केन से बेस निकालने से बनता है, अल्काइल हो गया, यहां पे लगा दिया। कह रहे हैं कि ये वाले इसके मुकाबले में कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वजह बताइए, वजह बताइए। तो इन दोनों में क्या फर्क है भाई, देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है, पहले ही ऑप्शन है रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ एराइल हैलाइड्स। बेटा एराइल हैलाइड्स के अंदर एक फैक्टर पाया जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जिसके अंदर बायोमोड्स क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उसको अटैक करके तोड़ना मुश्किल होता है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस की वजह से। जब कभी भी पूछेंगे तो आप कह देना कि रेजोनेंस की वजह से। भाई अगला रिएक्शन भी आउट ऑफ द सिलेबस आया था, किसी भी किताब में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की रिएक्शन मौजूद नहीं है, पढ़ लो क्या कह रहे हैं। द रिएक्शन विद या द रिएक्शन ऑफ CaCl3 with KOH is known as, बेटा इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स रिएक्शन। याद रखना, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि ये जो, ताकि थोड़ा सा आइडिया सबके बारे में, ये जो वर्ड्स रिएक्शन है इसमें अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक के लेक्चर में पढ़ाया था। वर्ड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन लिखा हुआ है बेटा, केनी-ज़ारूज रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक दो बातें सुन लो जरा। केनी-ज़ारूज रिएक्शन, बेटा ये जो केनी-ज़ारूज रिएक्शन है ना, ये खास है उन अल्काइल, उन कह लो कि आप एल्डिहाइड्स के लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये एडी में ना एक मल्टीपल दो तीन जगहों पर पूछा गया सवाल है, इसको देख लो। केनी-ज़ारूज रिएक्शन बेटा ये देखो, ये तुम्हारे पास बताओ ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, एसिडिहाइड है। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है ना, CHO को हम क्या लिखते थे, एच यहां पे लिखते थे, मैंने नीचे लिख दिया एक। और बताओ ये क्या है, तवज्जो रखना, ये क्या है, ये भी वही है, CH3 और CH, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को ले लिया, आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। पता है क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन हमला करके इस कार्बन को ब्रेक कर देते हैं, तवज्जो रखना बेटा। CH3 कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन मैं इसके साथ कंडेंस कर रहा हूं, बंद कर दिया मैंने इसको। जब पाई बॉन्ड टूटा इस अटैक की वजह से, तो पाई के टूटने से कितने सिग्मा निकलते हैं बेटा, 2 सिग्मा निकल जाते हैं। तो देखो एक सिग्मा यहां निकला, एक यहां निकला, बस 1 मिनट के लिए और तो ये वाला है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये वाला है इस ऑक्सीजन के पास क्यों जाएगा, प्लस और माइनस की वजह से जाएगा। अच्छा ये जो CH2 ये कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। तो ये देखो ये CH2 और आगे इसके क्या लगा हुआ है, ये रिएक्शन करना समझ आ रहा है कैसे हो रहा है।
बेटा नहीं भी आ रहा है तो मसला नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसको कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं इसको? एल्डोल कहते हैं। एल्डोल में ए एल डी का मतलब है एल्डिहाइड और ओ एल का मतलब है अल्कोहल। क्यों कहते हैं इसको एल्डोल? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल का भी है। एल्डोल कंडेंसेशन, इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझते हो ना? दो छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। मतलब ऐसा कंडेंसेशन है जिसमें एल्डोल बन जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड बन जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है बेटा? इन दोनों के अंदर ना, ये देखो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं और उस नतीजे तक लेकर आते हैं। बेटा ये एल्डिहाइड है, एग्री करते हो सारे? क्या ये अल्फा कार्बन है? जल्दी बोलो, ये फंक्शनल ग्रुप है ना पूरा, तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3। याद रखना, अगर किसी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो एल्डोल कंडेंसेशन करता है, और अगर ना हो अल्फा हाइड्रोजन, लो ये देखो, क्या ये एल्डिहाइड है? क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन होता, तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता। इसको फ्री हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, बट ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। तो जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? वो कौन सा रिएक्शन करते हैं बेटा? एनिजारोस रिएक्शन करते हैं। तो मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, रिकॉल करो, वर्ड रिएक्शन किसका होता है बेटा? अभी बताया, अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ। एनिजारोस रिएक्शन किसका होता है? एल्डिहाइड्स का। लेकिन कौन से एल्डिहाइड्स का? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और जिसके पास वो क्या करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। वो एक बिल्कुल अलग चीज है। और आखिरी चीज लिखी हुई थी इसमें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का तो पता है ना आपको? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है, ये तो आपने बेंजीन के हवाले से दो पढ़ा हुआ है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी पढ़ा हुआ है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्लोरोफॉर्म और KOH, ये इन तीनों में तो नहीं फॉल करते बेटा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यानी जब क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहा जाता है। आगे चलेंगे। What type of force of attraction exists between non-polar molecules? रेडियल हो जाएगी बेटा। non-polar molecules के बीच में जो फोर्स काम करती है उसको क्या कहा जाता है? Lagrange dispersion force कहा जाता है, या simply van der Waals force कहते हैं। अच्छा, which compound is present in the maximum quantity ordinary portland cement? ये भी बेटा जो है वो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद नहीं है, आप इसको याद कर लो। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC कहा जाता है इसको। ये सीमेंट की टाइप है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इसका आंसर सही है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? ट्राई कैल्शियम एसिटेट पाया जाता है। कैल्शियम को C से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और सिलिकेट को S से डिनोट किया जाता है। तो इसको एक तरह से याद कर लो। DDT क्या होता है भाई? इंसेक्टिसाइड होता है बेटा। फुल फॉर्म बताओ इसके लिए। यानी कीड़ों को मारने के लिए जो टिकटॉक्स स्प्रे वगैरह होता है ना, ये उसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड। और DDT को कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन DDT, ये आपके पास एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर काम कर रहा होगा। अगर कोई सवाल बेटा, कल की क्लास में कोशिश करना बेटा घर से 2024 और 2023 का पेपर देख कर आओ, ताकि जरा हम स्पीड में कोशिश करेंगे कि 2020 से 25 तक के सारे सवाल क्लास में करने। कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में।